आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से मैं बता रही हूँ, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी, फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल के बाद पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ना, उसमें भी खामियां थी, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक। चलो रदरफोर्ड मॉडल के हमने ड्रॉबैक डिस्कस करे थे। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम, वो रदरफोर्ड मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है जो कि कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा एंड इट कैन इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये वाली चीज भी जो है रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और तीसरी बात ये कि जब भी रदरफोर्ड ने कहा था ना न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताई थी। मतलब कि ये कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं रदरफोर्ड। उन्होंने सिंपली ये बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर, कितना स्पीड पर, कुछ भी नहीं बता पाए। तो इसी वजह से रदरफोर्ड मॉडल जो है फेल हो गया। फेल नहीं, मतलब इट वाज नॉट गुड एनफ, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, जिसके अंदर मैंने वो निमोनिक याद करने के लिए कहा था 6 यूवीमर, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने बच्चों डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। फिर हमने बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी और उसके ऊपर क्वेश्चन दिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स जो नील बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम का मॉडल दिया, जिसको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर समझिए सबसे पहली बात कि ये वाला जो एटॉमिक मॉडल है ना, वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब वो वाले एटम्स जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन, करेक्ट। बट अगर हम हीलियम की बात करें, हम हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 2। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर हीलियम के लिए नॉट वैलिड हो गया। तो उस केस में आप क्या करो, Fe+ कर दो। मतलब हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है और उसमें Fe+ बना रखा है, तो Fe+ के लिए बोर मॉडल वैलिड होगा। मतलब इसके लिए तो बोर एटॉमिक मॉडल वैलिड है, लेकिन हीलियम के लिए नॉट वैलिड। ऐसे ही अगर हम लिथियम के लिए बात करें तो क्या इसके लिए वैलिड होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल? नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए भी नॉट वैलिड है। हाँ, लेकिन Li+ क्या इसके लिए वैलिड होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल? नो मैम। इसके लिए भी नॉट वैलिड होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग बात करते हैं Li+2, तो इसके लिए वैलिड, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको एटॉमिक मॉडल के लिए चेक करना हो ना, तो आप बोलो कि हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। जैसे मैम Fe+, Li+2, Be+3, सोडियम मैम होता है, तो हमने Na+10 कर दिया, ठीक है। तो Na+10 के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन मैम क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। बहुत टफ है, नहीं कर सकते, इट्स नॉट इजी। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं
is valid for हेलो इलेक्ट्रॉन मैम। सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही मैम। valid है। पहली चीज। अब बोर ने क्या बोला, अभी जैसे तो इससे पहले मैम। थे ना, तो उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मैम। पर रिवॉल्व कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ऐसा कुछ नहीं बताया रदरफोर्ड ने। तो नील बोर ने बोला, मैं बताता हूँ, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस है। हेलो भाई, एक बार या तो सारे बच्चे एग्जिट हो जाओ ना, फिर पता चलेगा मैम को। इस वाले को बोल दो n इक्वल टू 1, इसको बोल दो n इक्वल टू 2, इसको बोल हेलो दो n इक्वल टू 3, वही n इक्वल मैसेज टू करके 1 को आवाज क्लियर नहीं आती मैम को, सुनाई नहीं दे हेलो रही मैम, शायद। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। n इक्वल टू हेलो मैम। कैपिटल K, कैपिटल N, कैपिटल K L F, इस तरह करके हमारी शेल्स है। और हर शेल के अंदर, जब भी आपको जानना है तो कितने मैम। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। शेल, एक मिनट 2n स्क्वायर डिफरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, तो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, और उनके डायमीटर आर इन द रेशियो 1:2। डायमीटर का रेशियो दे रखा है आपको, उनके मास नंबर का रेशियो निकालना है, देन देयर मास नंबर आर इन रेशियो क्वेश्चन मार्क, ओके। और आपकी ऑप्शन में बच्चों 1:2, 1:8, 8:1, 1:4, ये 4 ऑप्शंस है। जब तक सर ठीक कर रहे हैं ये अपना जो साउंड का इशू है, तब तक आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करिए एवरीवन। मैम 1:8। वेरी, किसने आंसर किया 1:8? सागर। वेरी गुड सागर, बाकी बच्चे भी कोशिश करिए। और अब आई होप मेरी आवाज भी इको नहीं कर रही होगी। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैम आवाज अभी भी एको कर रही है। आवाज अभी भी इको कर रही है। यस मैम। चलो ठीक है, ठीक करते हैं। अब तो दिख रहा होगा। अभी क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? यस मैम। गुड, थैंक यू। और मुझे भी आप लोग की आवाज आ रही है। और इको का बताओ अभी सॉल्व हुआ कि नहीं? हो गया मैम। मैम हो गया, बहुत ठीक है। बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। 1:8। 1:8, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? मुस्कान। मुस्कान, वेरी गुड बेटा, मैम बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या फॉर्मूला लगाया बेटा आपने? मैम डेंसिटी वाला। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट था हमारा, मास नंबर रेज़ टू 1/3, है ना? और फिर R1/R2 is equal to A1/A2। और हमको डायामीटर दे रखा है, डायामीटर का रेशियो रेडियस का रेशियो एक ही तो बात है ना? तो हम लोग इसको लिख लेते हैं R1/R2 को 1:2 is equal to A1/A2 the whole raised to 1/3। इधर क्यूब रूट है, उधर नहीं है, तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो 1:8 हो जाएगा मास का रेशियो। क्लियर सब बच्चों को? आगे बढ़ा जाए? यस मैम। चलो, सबको समझ में आ गया बच्चों? मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मैं वापस बोर्स मॉडल पे जा रही हूँ। सब लोग ने आई होप नोट डाउन कर लिया हो।
बोर्स मॉडल की बात कर रहे थे। बोर्स मॉडल के अंदर हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया बच्चों कि रदरफोर्ड ने ना ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, हर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस पर होंगे न्यूक्लियस से, उनकी क्या स्पीड होगी, ये सब कुछ भी जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल से हमें नहीं मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स तो लेकिन बोर थे ना, उन्होंने बता दिया। बोर ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस, वो फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उनकी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड होगी, वो ऑर्बिट का डिस्टेंस फिक्स होगा न्यूक्लियस से, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड होगी, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी फिक्स होगी, डिस्टेंस रेडियस फिक्स्ड होगा, सब कुछ फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये उन्होंने नील बोर ने बता दिया। तो फिर इन ऑर्बिट्स को उन्होंने बोला कि इन ऑर्बिट्स का नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट नील बोर का, ओके। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया, इसकी मैं डेरिवेशन भी दिखा दूंगी। जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहे उन्हीं को इसकी डेरिवेशन करनी है। जेई मेंस और नीट में डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पर दिखा दूंगी, जिन बच्चे नोट डाउन करना चाहें वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने बनाकर आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज आपको इनका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी और 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मैं पीडीएफ आज कोशिश करूंगी कि आज मैं आपको पीडीएफ दे दूं इनका, ठीक है। तो उसमें पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है। उन्होंने बच्चों ये हमारा फॉर्मूला दे दिया नील बोर ने कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n यहाँ पे जो स्मॉल n लिखा है ना वो nth ऑर्बिट है, एक n वाले ऑर्बिट की अगर वो 1 हुआ n की वैल्यू तो फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 हुई तो सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 3 हुई तो थर्ड ऑर्बिट। उसका फॉर्मूला है -2 कांस्टेंट, पाई हमको पता है 3.14, तो पाई का स्क्वायर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, n शेल नंबर जो ऑर्बिट नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू 4 z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन अ पर्टिकुलर शेल। आगे बढ़ते हैं। अब उसका डेरिवेशन के लिए हम लोग अभी डेरिवेशन सीखेंगे। उन्होंने एक और चीज कही थी, बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन्हीं सिर्फ उन 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स। जैसे रदरफोर्ड ने कुछ कहा नहीं था कि कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, कितनी दूरी पे, तो उन्होंने बहुत क्लियर बोल दिया बोर ने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो mvr मतलब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितना दूर है वो वाला रेडियस। mvr इज इक्वल टू n h/2π। n यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर n की वैल्यू ऑफ कोर्स ऑर्बिट का नंबर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो गया इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में हो गया, थर्ड ऑर्बिट में हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में हो गया, सो ऑन। मतलब प्रॉपर इंटीजर होगा, ऐसा नहीं कि 1.5 ऑर्बिट या 2.5 ऑर्बिट, 3.5 ऑर्बिट, ऐसा नहीं, प्रॉपर इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का, ओके। सो n यहाँ पर शेल नंबर है। तो अगर मेरा फर्स्ट शेल है n = 1 k शेल, तो वहां पर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम h/2π। सेकेंड शेल l शेल, वहां पर हो जाएगा 2h/2π। थर्ड m शेल तो 3h/2π, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। Yes, अब उन्होंने इसके बाद बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने ऑर्बिट में फिक्स्ड रहता है, वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो वहीं पर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से वहां जंप कर सकता है। कि कोई
लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस और ये हम ऑर्बिट्स बना देते हैं, n इक्वल टू 1 2 4, ये हमने ऑर्बिट बना दिए। अब मानो n इक्वल टू 1 का कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा मस्त अपना आराम से, उसको कोई लेना देना नहीं है सेकंड ऑर्बिट में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, वो अपना फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट को एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है, ये हमने एनर्जी सप्लाई करी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर क्या करेगा, जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट में, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी उसको मिली उस हिसाब से वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। लेट्स से हमने उसको इतनी एनर्जी दी कि वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जंप कर गया, तो वो n इक्वल टू 3 में रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, हर कोई अपने घर में ही आ जाता ना, तुम किसी के घर जाते हो, कहीं पर गेस्ट बन के किसी के घर गए आप, कहीं पर वहां पर आप थोड़ी देर रहते हो, इवेंचुअली आपको अपने घर आकर ही अच्छा लगता है ना कि मेरा ही घर बेस्ट है, मुझे यही रहना है, ठीक है, हिल स्टेशन पे गए घूमने, बाद में अपने घर आते हैं, तो ऐसे ही करके वो गया n इक्वल टू 3 पर, थोड़ी देर रुका, अब वो वहां पर थोड़ी देर रुका, बहुत खुश हुआ, अब वो बोल रहा है कि अरे मेरे को तो नहीं जमता यहाँ पर, मेरे को अपने घर वापस आना, तो ये वापस इधर जंप कर जाता है। जब वो लोअर से हायर पे गया, मतलब 1 से 3 पर गया, कैसे गया, उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करी, तो वो लोअर से हायर पे चला गया, यहाँ पर रुका, हायर से जब वो लोअर पे आएगा तो एनर्जी एमिट कर एनर्जी रेडिएट करते हुए आएगा, मतलब जितनी उसने एब्सॉर्ब करी थी उतनी लेकर वो थर्ड पर आ गया, फिर जितनी उसने एब्सॉर्ब करी थी उतनी एमिट कर वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल घर था, जो ओरिजिनली वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट का था, ठीक है। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब जब इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन करना मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, जब वो लोअर से हायर में जा रहा है, आई होप यहाँ पर दिख पा रहा हो, ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी, और तो यहाँ से जब वो यहाँ गया, लोअर से हायर गया, तो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, और जब हायर से वो लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी एमिट करके आ रहा है। क्लियर सबको, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, यहाँ पर एनर्जी एमिट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर में। क्लियर, आगे बढ़ो। यस Yes, मैम। ma'am. अब जो है रेडियस की कैलकुलेशन डायरेक्टली नीट और जेई मेंस के बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की, डेरिवेशन सिर्फ एडवांस के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से एक आपको समझा देती हूँ जिससे कि ऐसा ना हो कि पता ही चला कि सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक मैम फिक्स्ड थोड़ा बड़ा पर्टिकुलर कीजिए, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बेटर। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्व कर रहा होता है ना, लेट्स से वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो e इलेक्ट्रॉन का मास, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है स्मॉल e, मैंने लिख दिया, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, ZE, न्यूक्लियस का चार्ज हो जाता है ZE। ये कैसे आया, क्योंकि उसमें Z एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जितना ma'am. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन्स का चार्ज होता है, तो Yes, ma'am. इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज हम लोग बोल सकते हैं ZE। ZE. आया समझ में, Yes, Z ma'am. मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो Yes, नंबर ऑफ ma'am. प्रोटॉन ZE, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, क्लियर। तो ये हमारा निकल गया ZE, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है K(Q1 Q2 by R square), तो K(Q1 Q2 by R square) ये तो सबको पता ही है ना फिजिक्स का, है ना। Yes, ma'am. तो इसको हम लिख देंगे Coulomb's law. K इलेक्ट्रॉन का E चार्ज
और न्यूक्लियस का Ze/r²। ये चीज क्लियर? Yes, ma'am. और यहाँ से इसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? फिजिक्स वाले बता दे मुझे। मैम सही बोल रही हो। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r, है ना। अब हम इन्हीं को बच्चों इक्वेट कर देंगे, KEZE/r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है फोर्स, कौन सा वाला होता है? मैम अंदर वाला होता है मैम, जो अंदर उसको लगता क्या है। बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं? मैम हिंदी में पता है मैम, अभी केंद्र बल बोलते हैं वैसे। Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, चेक कर लेना। ये मुझे Yes, इसका कंफ्यूजन था, फिजिक्स वाले सर से पूछ लूंगी मैं भी। सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, ओके। चलो, Yes. KZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। इनको इक्वेट कर दो, v² का हमें फॉर्मूला मिल गया। यस ठीक है, मैम। ये r²r, एक r कट जाएगा, तो इससे ही लिख के देखो, v² लिखा है, v² कितना हो जाएगा? KZE²/mr। ठीक है, आया समझ में यहाँ से? यहाँ यस मैम। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम हमको पता है mvr इज इक्वल टू NH/2π। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से निकला? ये वाला फॉर्मूला निकला है इधर से, mvr इज इक्वल टू NH/2π। यस मैम। तो v हो जाएगा NH/2π mr। तो ये v² का फॉर्मूला जो है, ये इसको v² करो और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फिर इसको v² करेंगे तो n²h²/4π² m²h²/4π² इज इक्वल टू KZE²/mr। अब इनको आपस में काटा पीटी कर दो, रेडियस एक तरफ ले आओ, बाकी सब चीजें एक तरफ, और हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है रेडियस का। अब देखो बच्चों, ये तो फॉर्मूला बन गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं याद रहता। इसके अंदर डिराइव ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम, डेरिवेशन आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 की वैल्यू पता है, पाई होता है 3.14, ये भी पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। के तो 1/4πε0 होता है ना। यस मैम। तो ये भी आपको पता है, 4πε0, उसकी भी वैल्यू पता है आपको। ठीक है, अच्छा z हर एक एटम के लिए डिफरेंट होगा, तो z को हम गोला मार लेते हैं, है ना। E भी पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हमको सारी वैल्यू पता है एक्सेप्ट n²/z। तो n²/z लिखो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास आ जाएगी ये। तो रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n²/z into 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एक्चुअली में ना एग्जैक्ट होता है, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप इतना ले सकते हैं। ठीक है, 0.53 ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो r0 n²/z एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और पिछली क्लास में हमने ये सीखा ही था, एंगस्ट्रॉम से मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इसकी कन्वर्जन। आगे बढ़ा जाए? यस मैम। चलो गुड। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ रेडियस की वैल्यूज, रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, चल, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा बच्चों? 1. मैम 1। वेरी गुड। चलो अब R1 की वैल्यू बता दो। 0.53. 0.53। 2.12 angstrom. 4.77 angstrom. ठीक, फॉर्मूला तो यही अप्लाई किया ना बस। यस मैम।
क्लियर बच्चों, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ Yes, में आ ma'am. गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बहुत ही इस वाली ना न्यूमेरिकली है इस चैप्टर में, एकदम आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है रेडियस का, ठीक है। और कंफ्यूजन क्या होगा मैं बताती हूँ। कंफ्यूजन ये होना है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम तक तो तुम याद रखोगे। कंफ्यूजन यह होगा कि ये n²/z में, ये नहीं याद रहता है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर n²/z लेना है, क्योंकि अभी वेलोसिटी का करेंगे ना, वहाँ पे z/n हो जाएगा, फिर एनर्जी के अंदर z²/n² हो जाएगा, तो बड़ा कंफ्यूजन फैल जाता है। तो आपको ये n²/z जो है ये याद रखना है कि अभी इसके अंदर आप लोग थोड़ी देर बाद भूल जाओगे कि क्या था। 0.53 याद रह जाता है, इस पे फोकस करना। आगे बढ़ रही मैं बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब वेलोसिटी का निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस निकाल गया तो वेलोसिटी फिर आसान हो गई। mvr = nh/2π, v को Yes, लिख ma'am. दिया nh/2π mr, और इस r में वो पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना, तो सब कुछ कट कुट के ये बचता है हमारा, और ये हमारा फाइनल आ जाता है। वेलोसिटी इज 2.18। 2.18 को ना हम 2.2 ले लेते हैं, पर एक यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जैक्ट लिख रखा है, एक्चुअली में सिंपली 2.2 लिखो into 10⁻⁶ z/n meters per second, ठीक है, into 10⁻⁶ z/n, ओके, z/n, वहां पर n²/z था, यहाँ पर z/n कर दिया, ओके। Yes, चलो ma'am. फटाफट से ये वाले का आंसर बताओ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। देखो आप फोकस करना, मैंने पहले कहा था कि Li+2 के लिए वैलिड है, मैं नहीं लिख सकती थी यहाँ पर Li या Li+, हमको Li+2 ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा Li+2 ही? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही ये फॉर्मूले वैलिड हैं। तो जल्दी से आंसर बताओ। 2.2 into 10⁻⁶. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट v3 तो हो जाएगी 2.2 into 10⁻⁶ z/n, तो z की वैल्यू z/n, और अच्छा वही लिख देती हूँ, into अपॉन थर्ड ऑर्बिट का 3. meters per second। तो देखो इसकी वैल्यू आ रही है 2.2 into 10⁻⁶ meters per second। You can clearly see कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत 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 हाई होती है, जो हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10⁶ है, यानी सिर्फ 100 टाइम्स का ही डिफरेंस है। क्लियर? आगे बढ़े Yes, बच्चों। ma'am. Yes, ma'am. अब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी हम बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस Plus काइनेटिक kinetic एनर्जी। energy. पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनटू dr, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन kz e²/r², हमने जब भी वहां पर पहले लिखा था k q1 q2/r² लिखा था ना, वही वाली चीज Yes, ma'am. लिखी है, kz e²/r² इनटू dr, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा ये 1/r² का इंटीग्रेशन होगा। देखो kz, अच्छा नीट के बच्चे हैं ना, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर बच्चों जब हम क्या करते हैं, kz e² कांस्टेंट है, और हम लोग लिख देंगे dr/r², ठीक है। तो kz e² तो एज इट इज रहा, वन बाय r² की इंटीग्रेशन होती है r⁻⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा r⁻⁻1, ऊपर नीचे r आ गया, और ये माइनस की वजह से माइनस साइन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है ये, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -kz e²/r। अब इस फॉर्मूले को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप याद करें, बाकी मैंने कोई भी नहीं बोला याद करने के लिए, इसको आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इमीडिएटली डिराइव भी कर सकते हो, डेरिवेशन में मुश्किल नहीं है,
लेकिन माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हमारी निकल गई पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। Yes, ma'am. तो बस वही कर दिया, mv स्क्वायर बाय आर जो हमारा ये था, दिस इज इक्वल टू दिस। हमने यही वाली बात कर दी जब शुरू में इक्वेट किया था सेंट्रीपिटल फोर्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इक्वेट किया था। तो k z d स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये r को उधर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर हाफ लगा दो। r को हम यहाँ से यहाँ ले गए तो k z e स्क्वायर अपॉन r बचा, और फिर यहाँ पर हाफ लगा दो तो यहाँ पर भी हाफ लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ k z e स्क्वायर हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, देखो पिछले पेज पे हमने क्या लिखा था, माइनस के जेड इसको हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी वैसा सा ही बनकर आ रहा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन n 2r, और यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर? yes ma'am यस अब मैं इसलिए बोल रही हूँ याद रखना आपको क्योंकि क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये माइनस के जेड ई स्क्वायर, बड़ा करूँ क्या? नो मैम No, ma'am. Potential energy is minus kz e square upon r. Kinetic energy is kz e square upon 2r. Total energy कितनी होगी? Potential plus kinetic. So Yes, ma'am. minus kz e square by r plus kz e square by 2r. तो ये क्या है सिंपली? एक्चुअली में तो -1 plus 1 by 2 है ना, बाकी Yes, सब yes, kz e square r by r तो कॉमन ही है। तो -1 plus half कितना हो जाता है? -half minus half माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये हमारा बन गया फॉर्मूला टोटल एनर्जी का। अब यहाँ तक सबको समझ में आया टोटल एनर्जी तक? Yes, Yes, ma'am. किसी को डाउट नहीं ना? no ma'am ओके, सो टोटल एनर्जी आ गई। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करो। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? टोटल Ma'am, half एनर्जी है इक्वल टू potential. पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, है ना? yes ma'am यही वाली चीज। और ऐसे ही टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करो, सेम वैल्यूज आ रही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। Yes, ma'am. इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर की आप किताब उठा सकते हो और आपको दिख जाएगा उसके अंदर टोटल एनर्जी इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी बता दो, या पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी बता दो, फिर काइनेटिक एनर्जी बता दो। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको ये फॉर्मूला की मतलब, क्योंकि एनर्जी का तो फॉर्मूला भी निकल ही जाएगा, वो मैंने वैसे भी फर्स्ट स्लाइड पे लिख ही दिया था। एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, टोटल एनर्जी का मतलब। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? yes ma'am Yes, ma'am. नोट डाउन कर लिया ये वाला रिलेशनशिप? yes ma'am Ma'am. ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के कांस्टेंट, जेड हमको पता नहीं है, ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 2r, ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करके हमारे ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। टोटल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में लिखना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमारी यूनिट है तो पहला। अगर किलो जूल्स पर मोल लेना है तो -1312 z square by n square किलो जूल्स पर मोल, मतलब अब वो एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हैं। और तीसरा फॉर्मूला जूल्स पर एटम। ये 3 फॉर्मूले बच्चों आपको याद ही रखने हैं, नो एक्सक्यूजेस, याद ही रखने हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर देखना याद करने का तरीका, देखो ये नंबर्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना n स्क्वायर बाय z, z बाय n, वो उसमें कंफ्यूजन होता है। मैं yes ma'am इससे लिखते हो, ओके, तो जिससे कि नजर आए। रेडियस का फॉर्मूला था
0.53 n square by z Z. एंगस्ट्रॉम, ठीक है, n square by z एंगस्ट्रॉम। इतनी बारी बोल रही हूँ n square by z, आई होप याद ही हो जाए आप लोग को। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ऐसे वेलोसिटी nth के अंदर 2.2 into 10 raised to 6 Z upon N. z by n, ठीक है। 2.2 to Yes, 10 ma'am. raised to 6 याद रहेगा। यहाँ z by n है और एनर्जी में वेलोसिटी का ऐसा होता है ना, हाफ m v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, तो z by n है तो z स्क्वायर by n स्क्वायर, ठीक है। ऑफ कोर्स वो ये बस याद करने का तरीके के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर z by n लेना है, मतलब एटॉमिक नंबर अपॉन ऑर्बिट नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट का स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी के क्योंकि v का स्क्वायर होता है ना जब भी हम लोग एनर्जी लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर जैसे, तो ऐसे। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन के अंदर वो किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या? मैम सही है। No, ma'am. तो क्वेश्चन के अंदर किसी भी उसमें पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मोल्स में बता दो, जूल्स पर एटम में बता दो, जूल्स पर मोल में बता दो, तो आपको आता है। ये किलो जूल्स लिखा हुआ है तो इनटू 1000 कर लेना, जूल्स बन जाएगा। पर मोल दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो पर एटम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। टोटल इसको मत देखना, लीने वाला ब्लू वाले को मत देखना, ब्लैक वाला ही क्वेश्चन है। हाँ, ब्लैक वाला। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, यानी कि Be+3 करना पड़ेगा जिससे कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाए, ठीक है। Be+3 के अंदर, और उन्होंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया ये वाला। टोटल एनर्जी निकाल लोगे, मैंने कहा था रिलेशनशिप याद रखनी है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। चलो जल्दी से सॉल्व करो, देखो आप लोग को आया। मैं यहाँ पे लिख दूं, हमने पिछले पेज पे लिखे थे फॉर्मूले। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें मैंने वो लिखना भूल गई कौन से साल में आया था, बट ये आपको याद ये किसी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन। नीट या मैम आ जेईई गया। मैम टोटल एनर्जी है 60 माइनस का 64.4 इलेक्ट्रॉन अच्छा, वोल्ट पर एटम। माइनस का 64.4 यस मैम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी फिर? मैम माइनस 130 कर देते हैं यस मैम। डबल के लिए, है ना। 64 का डबल होता है 128, तो उसको 130 Yes, कर ma'am. देंगे, 0.4 भी है ना। और इसके अंदर प्लस 64.4। प्लस 64। देखना बच्चों सही आ रहा है क्या? पहले वाले का आंसर चेक कर लो प्लीज। 16/4 करना होता है ना, तो 4 13 4 सा तो 52 होता है ना। ये 64 है कि 54 है? मैं 54 आ रहा। 54 है ना, अच्छा ठीक है, उस हिसाब से चेंजेस कर लेना। इसको 110 कर लो और इसको तो 54 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर सबको? यस Yes, मैम। ma'am. आगे बढ़ो बच्चों। Yes, ma'am. चलो, अच्छा, मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जो हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था वो था -13.6 into 6 square by That is n square, per 9 square electron volt per. है ना। तो एनर्जी हमारी नेगेटिव क्यों आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर क्या होता है, एक ना आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हमें कितनी एनर्जी एटम को देनी पड़ेगी कि उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। तो जब इलेक्ट्रॉन को हमने एकदम निकाल कर, एकदम वो बहुत दूर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की Yes, ma'am. एनर्जी इज 0, है ना। जैसे जैसे हम उसको पास लाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को, एकदम एंड पे तो 0 थी, अब जैसे जैसे हम ma'am. पास लाते जा रहे हैं तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है। तो 0 से जब भी घटेगी तो ऐसे ही तो होगी, माइनस में आती जाएगी वैल्यू। अब देखो यस मैम। जब भी हम n इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो -13.6 ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो z इक्वल टू 1 हो गया और n स्क्वायर लेना है। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में लिया 13.6 into 1 square by 1 square तो -13.6 ही आएगा। जब Yes, हमने ma'am.
n इक्वल टू 2 लिया, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसमें आई -1.51, n इक्वल टू 4 में आई -0.8। तो आपको देखो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से एनर्जी जीरो की तरफ जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है। फर्स्ट ऑर्बिट में लीस्ट एनर्जी, सेकंड में और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, और इनफाइनाइट में जीरो, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई डाउट Yes, नहीं? ma'am. No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. चलो 2015 का क्वेश्चन सबसे बड़ा कर देती हूँ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना 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 आसान क्वेश्चन है। इस पेज पे, लास्ट पेज पे इसका आंसर हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है और यहीं पर इसका क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। अच्छा, ये वाली चीज भी समझना। ऐसा करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्बिट है इसके अंदर -100 वैल्यू, मतलब लेट्स से -100 एनर्जी है, जूल्स, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं ले ली, मैं रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ जिससे कि समझा सकूं कॉन्सेप्ट। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 में लेट्स से -80, ऐसे ही n इक्वल टू 3 में -50 और n इक्वल टू 4 में -10 और n मैम में ऑप्शन ठीक है? सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है -100, आपने उसको एनर्जी दे दी 10 जूल्स। 10 जूल्स उसके किसी काम की नहीं है, वो -100 से 10 एब्जॉर्ब करेगा, तो -90 हुई ना। अब -90 तो कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो 10 जूल्स एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। तुमने दी 15 जूल्स, तब भी नहीं वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तुमने दी 20 जूल्स, तो वो एब्जॉर्ब कर कर यहाँ जा सकता है, राइट? Yes, ma'am. अब आपने बोला, अब वापस हम लोग उसको इधर ही ले आते हैं, हाँ यहीं से सीखते हैं। -100 पे है, आपने दी उसको 25 जूल्स, तो भी वो नहीं लेगा, या तो वो 20 लेगा यहाँ से यहाँ के लिए, या फिर वो यहाँ से यहाँ के लिए 50 लेगा, -100 से 50। वो ना बीच की जो वैल्यूज है ना एनर्जी की, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है कि यहाँ से अगर वो यहाँ जंप किया तो वो 50 ही लेगा, तभी यहाँ जंप करेगा। अगर वो यहाँ से यहाँ जंप किया तो -100 से -10 जा रहे, तो इसका मतलब 90 ही ले सकता है, वो बीच की कोई वैल्यूज नहीं ले सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो 20 ले सकता है, या 50 ले सकता है, या 90 चूज ले सकता है, इतनी ही एनर्जी ले सकता है। वो 25, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 80 उतनी वैल्यूज नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू इज फिक्स्ड, तो वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. अब दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल स्टेट होती है, जहां पर वो ओरिजिनली प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। Ground state. और एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर वो जहां भी जंप कर गया, लेट्स से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जंप कर गया, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। Excited state. ठीक है, ग्राउंड स्टेट और Yes, एक्साइटेड ma'am. स्टेट का डिफरेंस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और एनर्जी भी वो फिक्स्ड वैल्यूज ही एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, है ना, ऐसे नहीं कोई भी रैंडम वैल्यू एब्जॉर्ब या एमिट कर ले। ये भी क्लियर? चलो, अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज इज द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट एनर्जी की वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है। Ma'am, C. हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज क्या आ रही थी, -13.6, -3.4, 3.4. -1.51, -0.85। बच्चों इन्हीं में से चारों में से कोई वैल्यू होनी चाहिए। फिर देखो, +13.6 नहीं है, 6.8 भी नहीं है, -3.4 है, बस Yes, ma'am. खत्म, ओरल आंसर है ना। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये लगता है कि बच्चे ना क्लासरूम नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वाली मिस्टेक मत करना। टू गेट गुड मार्क्स क्लासरूम नोट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक Yes, है? ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. कुछ समझना तो नहीं है, कोई डाउट्स, किसी को कुछ पूछना हो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब
एक्साइटेशन एनर्जी, ये यहाँ पर क्यों आ गया, एक सेकेंड, हाँ कोई स्लाइड ऊपर नीचे हुई है। अच्छा चलो, कुछ स्लाइड ऊपर नीचे हुई है, वो फोर्थ हम उस पर वापस आते हैं। हाँ वो वहां से ऊपर नीचे हुई है, इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, यहाँ पर आ जाओ। मैं जो वो नेगेटिव एनर्जी पे एक्सप्लेन करती हूँ, वो यही लिखा है कि इन्फिनिटी पे एनर्जी इज 0। शुरू में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड सो ऑन। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, जो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है -13.6। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीजेस जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं। एनर्जी का गैप बिटवीन सक्सेसिव इंटरवल्स, देखो यहाँ पर -13 -3 ऑलमोस्ट 10 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप हो गया, यहाँ पर पॉइंट में गैप हो जाएगा, और आगे चलते गैप कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ना सक्सेसिव इंटरवल्स के बीच में एनर्जी का गैप कम होता जाता है, मतलब एनर्जी लेवल्स दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ऐसा नहीं कि 10 20 30 40 50 ऐसे नहीं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। जितना आप न्यूक्लियस के पास होगे, इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली टाइड होगा न्यूक्लियस से। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, न्यूक्लियस से आप इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। जब आप n इक्वल टू इन्फिनिटी बहुत दूर पहुंच गए, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसको न्यूक्लियस से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं आयनाइज्ड है। आयनाइज करना मतलब न्यूक्लियस से या एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, इतनी दूर ले जाना कि अब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे बच्चों में आप। अच्छा, ये वाली चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एक्सेप्ट या लूज करता है जब वो जंप करता है लोअर से हायर में या हायर से लोअर में। जब वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो वो लोअर जंप करता है लोअर से हायर में। एनर्जी जब भी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर में। और जब वो किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। जैसे उन्होंने कहा था ना, चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो वाली चीज नहीं है, किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज फिक्स्ड। आगे बढ़ रही हूँ मैं, चलो। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि अगर वो E1 की वैल्यू -13.6, E2 की -3.4, E3 की -1.51, तो वो यही वाली चीज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना, अगर मैं उसको 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दूं, क्या वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है n = 1 No, से? ma'am. नहीं। क्यों? क्योंकि -13.6 में 9 ऐड करूंगी तो होता है -4.6, जो कि वो एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन अगर n = 1 में हमने उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दी, तो -13.6 प्लस 10.2, तो ये बन गया 6 में से 2 गया 4, 3 में से 0 गया 0, -3.4। तो इतनी वो एब्सॉर्ब कर सकता है बहुत आराम से, क्योंकि इतनी वो एब्सॉर्ब करके n = 2 में आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. चलो, इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस ओनली दोज एनर्जी जो कि डिफरेंस हो बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स, E1 और E2 का। तो E1 में अगर कुछ एनर्जी डालेंगे तो वो सेकंड ऑर्बिट में आना चाहिए, E2 में कोई एनर्जी डालेंगे तो वो थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए, E1 में कुछ और ज्यादा एनर्जी डालेंगे तो वो E1 से E3 में आ सकता है। वो एनर्जी डिफरेंस फिक्स्ड है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या? चलो, अच्छा ओके, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है। टाइम पीरियड अगेन मेंस और नीट के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ एडवांस के लिए जरूरी है, ठीक है। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड 2πr/v, टाइम पीरियड का फॉर्मूला
कितने टाइम के अंदर वो एक रेवोल्यूशन मार रहा है, 2πr/v। तो रेडियस, अब देख लो, रेडियस प्रोपोर्शनल होता है n²/z से, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है z/n। तो हम अगर बोले कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v, upon V. है ना, Yes, ma'am. तो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू r क्या है n²/z और v क्या है z/n, तो z/n। तो टाइम पीरियड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा n³/z²। तो टाइम पीरियड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है n³/z²। टाइम पीरियड का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है मेंस या नीट में, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग फॉर्मूला जरूर लिख लो। क्लियर, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, यहाँ पर मैंने बस ये लिख रखा है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z², और अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो दैट इज इक्वल टू 1/t, तो फिर फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू z²/n³, है ना। Thank you. Yes, ma'am. चलो, ये वाला क्वेश्चन को जल्दी से आंसर मत देखना। हमको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो T1/T2 निकालना है। उसमें है पहले हीलियम का n = 2 में और Z भी उधर 2 होता है, और फिर लिथियम के n = 1 में Z = Then 18:1. आया सबका आंसर, वेरी गुड। Yes, ma'am. n³ 1/Z1 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर n2 का क्यूब अपॉन Z2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2³ अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू 1³ अपॉन 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो 18 आ रहा है। वेरी गुड, सब बच्चे क्लियर, आगे बढ़ो बच्चों। Yes, क्या ma'am. किसी को कोई डाउट है, कोई चीज रिपीट करूं? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, ओके, कुछ डेफिनेशंस हैं ग्राउंड स्टेट, जैसे हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो n = 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n = 1 इज द ग्राउंड स्टेट, Ground ठीक है। state. फिर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड क्या स्टेट होती है, स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1 से अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी में भी वो जंप कर गया तो n = 1 उसकी ग्राउंड स्टेट है, तो बाकी सारी उसकी एक्साइटेड Excited स्टेट state. कहलाती हैं। क्वेश्चन के अंदर ना वो बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन है n = 1 से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप किया, तो फर्स्ट वाली जो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी n = 2। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये अपना न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिनली n = 1 का इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 2, 3, 4, 5 सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स है, तो दिस n = 2 is the first excited First state, excited n state. = 3 is the second Second excited state, state. n = 4 is the third excited Third state, excited state. ठीक है। तो वो क्वेश्चन में ना कभी लिख देते हैं कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप किया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जंप किया, तो कुछ नहीं करना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 से वो 3 में जंप कर रहा है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब वो n = 6 में जंप कर रहा है, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम मैं वो टाइम पीरियड वाले टॉपिक के पार्ट डिस्कनेक्ट हो गई थी, सो आपने क्या पढ़ाया बता देंगे? टाइम पीरियड में बेटा सिर्फ इतना पढ़ाया है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, और r का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। जब भी r का लिखोगे सब कुछ तो कांस्टेंट है, लेकिन r प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, है ना, और v होता है z/n के। तो टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूले से, और r की जगह लिख सकते हो आप n²/z और v की जगह लिख सकते हो z/n। तो हम बोल देते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z², ठीक है। Yes, टाइम ma'am. पीरियड हमारा Yes, ma'am. n³/z² होता है, ओके। अब
अच्छा बच्चे इसके अंदर मेरी एक स्लाइड बीच में रह गई थी, एक आयनाइजेशन एनर्जी की है, उससे पहले यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी की भी दे रखी है। एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है n=1 में, हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देकर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेट्स से वो n=4 में चला गया या n=5 में चला गया, तो उसने ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो वो n=4 में गया। तो n=4 उसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई, n=1 उसकी ग्राउंड स्टेट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा n=1 से n=4 में जंप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जिसमें वो जंप किया -E1 जो ओरिजिनली में वो प्रेजेंट था। अगर वो n=1 से n=4 में जंप किया तो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी फाइनल वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वाली वैल्यू एनर्जी। ये समझ में आया एक्साइटेशन एनर्जी? अब यही वाली चीज को, क्योंकि मैंने n=4 बोला था, उसकी जगह हम nth ऑर्बिट लेके फॉर्मूला बना दिया हमने En माइनस E1, तो -13.6 इंटू z²/n², nth ऑर्बिट की एनर्जी माइनस -13.6 इंटू z²/1²। 13.6 कॉमन निकालो, यहाँ पर z² है माइनस z²/n², माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो z² माइनस z²/n², z² भी कॉमन निकालो तो 1 माइनस 1/n² z²। ये हमारा एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो वो क्वेश्चन में पूछ लेंगे कैसे कि कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो बताओ उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी या उसके एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तो लिखने के लिए, अदरवाइज आप ऐसे भी याद करो, ये मतलब लॉजिकली भी आना चाहिए। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला Yes, नोट कर ma'am. लिया? Yes, मैं ma'am. हटा रही हूँ, आगे बढ़ो, Yes, ma'am. जल्दी से लिखो। हो गया मैम। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों, मेरे को दूसरी पावर पॉइंट चालू करनी है, इसके अंदर 50 स्लाइड्स ही थी। ओके, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हमने कवर कर लिया। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इज थर्ड डेफिनेशन, और फोर्थ थी वो एक्साइटेशन एनर्जी की, अब फोर्थ वाली उसमें चली गई थी। अच्छा चलो, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, लेट्स से n=1 में प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, तो मैं उसे कितनी एनर्जी दूं कि वो n=1 से इलेक्ट्रॉन n=∞ में चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी which you give to an electron to take it from the ground state to the infinity, मतलब final infinity पे तो एनर्जी होती है 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज E infinity final minus initial। E infinity की वैल्यू तो आपको पता ही है 0, और अगर फॉर्मूला भी लिखोगे तो -13.6 z²/n² और n की जगह infinity, तो anything upon infinity is 0, तो 0 minus this, तो 13.6 into z², इलेक्ट्रॉन होल्स पर एटम। ये n=1 के लिए लिखा है मैंने, जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में हो ग्राउंड स्टेट में, अगर कहीं और से हो तो वो नीचे n लगा देना।
लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस के अंदर ना हाइड्रोजन एटम H=1 के लिए ही कर रखा है, बिकॉज हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ये वाला जो बोर मॉडल के जो है ये सारे के सारे जो है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 into Z²। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। Yes, ma'am. हमने मीनिंग समझा है ग्राउंड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट का, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। Excitation अब जल्दी से आप energy. लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। आपको एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की जब वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है। प्लीज सॉल्व एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला। एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 into Z², 1 minus 1 by X² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। चलो सॉल्व करो बच्चों। मैम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेरी गुड, सबका आंसर आया। यस मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़ा जाए। चलो लास्ट, बाइंडिंग या सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी हम किसको बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू इंफिनिटी। मतलब एनी स्टेट से इंफिनिटी पे जब हम जा रहे हैं, n=1 ग्राउंड स्टेट से जब भी जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, और एनी स्टेट से जब भी इंफिनिटी पे जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइंडिंग या सेपरेशन एनर्जी। तो E इंफिनिटी माइनस En 0 माइनस माइनस 13.6 Z² by H²। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन विद आयनाइजेशन एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन n²। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जनरली पूछते नहीं है, लेकिन मैं नोट्स बनाती तो मैंने इसे डाल दिया इसके अंदर। ओके, यस मैम। आगे बढ़ूं। यस मैम। तो ये तो था हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड वाला फेल हुआ क्योंकि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। बोर्स मॉडल आपको समझ में आ गया? बोर्स मॉडल को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने में कोई मुश्किल नहीं होती बोर मॉडल को। क्यों? आर वी कनेक्टेड? यस मैम। ओके, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या किया हमने ना, हाइड्रोजन गैस ले ली एक डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, जैसे कि ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने ऐसी पढ़ी थी कैथोड एक्सपेरिमेंट में, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब जो ली थी। तो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। डिस्चार्ज ट्यूब के लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली है एट लो प्रेशर। तो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब पर हमने जो है ना इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया। तो हमने इसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई करी। जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करी, इससे कुछ रेडिएशन एमिट हो रही है, लाइट एमिट हो रही है। उसको हमने, ये जो रेडिएशन निकल रही है ना हमारी, ये रेडिएशन निकल रही है, उसको ये हमने स्लिट लगा जिससे कि प्रॉपर अच्छी सी बीम बन सके, और हमने इस प्रिज्म पे डाली। ठीक है, जब ये रेडिएशन इस प्रिज्म के थ्रू पास करी तो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह करके हुई, तो हमको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला। हाइड्रोजन Yes, स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन गैस का है तो इसलिए हाइड्रोजन, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर गैस या किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ना फिक्स सा आता है। ये मतलब स्पेक्ट्रम मतलब कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कहाँ कहाँ पर वो रेडिएशन लाइट हमको दिख रही है। जैसे हमारे हाथ का फिंगरप्रिंट जो इम्प्रेशन होता है वो हर किसी का एकदम फिक्स होता है ना, यूनिक होता है। आपका वाला मेरे वाले से मैच नहीं करेगा, हम लोग का फिंगर इम्प्रेशन एकदम यूनिक होता है। ऐसे ही हर गैस का एक जो
स्पेक्ट्रम होता है वो फिक्स होता है। तो हम लोग गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर, उसके ऊपर जो है हमने जब हाई वोल्टेज अप्लाई करी उसमें से रेडिएशन निकल लिया, उसको हमने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया और प्रिज्म के थ्रू पास करवाने के बाद हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको ऑब्जर्व किया, तो हमको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, रेडिएशंस एमिट हुई, उसको हमने प्रिज्म के थ्रू एनालाइज किया। अब हाउ डज बोर मॉडल एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हो क्या रहा है, बोर मॉडल ने ही तो कहा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके बाद हमारे अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। ये अगर इसको हम न्यूक्लियस का ले लें तो ये n=1, ये n=2, ये n=3। तो जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करी ना, करंट अप्लाई किया, तो हाइड्रोजन की जो गैस थी ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई। वो इलेक्ट्रॉन्स वो वोल्टेज की वजह से n=1 तो यहाँ हुआ ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। यस मैम। तो वो n=1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करके n=3 में गए। वहां पर वो अनस्टेबल है, किसी और के घर गए आप अनस्टेबल हो, फिर वो वापस आए n=1 पर। जब वो वापस आए तो उन्होंने एनर्जी एमिट करी, जो एनर्जी एमिट करी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो वो हमें स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर हमने को जो है हमने एनर्जी सप्लाई करी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई लोअर से हायर में एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर, फिर इलेक्ट्रॉन्स हायर से वापस लोअर में आए एनर्जी एमिट करते हुए, और जो एमिट करी एनर्जी वो थी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हमको वो अलग अलग गैस की अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है हमको अलग अलग रेडिएशन जैसा स्पेक्ट्रम क्यों दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ, ईएम वेव्स, लाइट, ऐसे करके वो रेडिएशंस होती है। E1 से वो E2 पे गया, एक्साइट होकर E2 से E1 पर आया, रेडिएशंस एमिट करी। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस मैम। चलो बच्चों अभी 3:25 हो गए हैं, हम लोग आज की क्लास ना बच्चे, चलो इतना सा टॉपिक बच्चा मैं फटाफट से करवा देती हूँ, मेरी एक और क्लास है इसके बाद तो मुझे क्लास ओवर करनी होगी। चलो, रेडिएशन जब वो एमिट कर रहे हैं तो देखो हमेशा हम लोग E फाइनल माइनस E इनिशियल लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं और वो एनर्जी तो फिक्स्ड ही होगी, जो एनर्जी लेवल्स के बीच की एनर्जी है ये भी हमको अब पता है, वो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके ये एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। रेडिएशंस भी फिक्स्ड ही होंगी, राइट। तो हमने जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी डेल्टा E, उसको लिख दिया E(n2 - E(n1) फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत ही क्लियर, Yes, क्लियर ना ma'am. बच्चों? Yes, ma'am. तो एनर्जी को लिख दिया hc/λ, hc/λ इज इक्वल टू E(n2) कितना हो जाएगा -13.6 into Z²/n2 का स्क्वायर Yes, ma'am. माइनस -13.6 into Z²/n1 का स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो रहे हैं, 13.6 into Z² बाहर रख लो, 1/n1² माइनस 1/n2²। N2 square. तो ये hc/λ था ना बेटा, 1/λ इधर रख दिया, hc भी इधर ले आए, 13.6/hc into Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो 1/λ क्या होता है, वेव नंबर Yes, ma'am. है ना, वेव नंबर, और 13.6 भी हमारा कांस्टेंट है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो इन सब की वैल्यू आती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये 1.09 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। रिडबर्ग्स कांस्टेंट 13.6/hc into Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलो बस ओके। तो 1/λ वेव नंबर है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। और यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना वेवलेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो आप लोग Yes, प्लीज ma'am. इंश्योर करना कि जब आप लिखोगे तो n2 greater than n1 होना चाहिए जब फॉर्मूला आप पुट करोगे।
ठीक है, क्या मतलब Yes, अगर ma'am. तुमने कलर रिपोर्ट करना तो उसका साइन पॉजिटिव करना, बिकॉज वेवलेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हो गया। और ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 into 10⁻⁷ है, लेकिन 1/r की वैल्यू ना कई बार यहाँ पे 1/λ है ना, तो हो सकता है ना आप लैम्डा वहां लेके जाओ, 1/r इधर लेकर आओ, तो 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम्स होती है, which will help you. ओके Yes, ma'am. चलो बस बच्चों Ma'am, यहाँ पर क्लास ये ओवर 10 कर raised to रहे 3 हैं। into n equal to 1 को लाइमर, Lyman, बाउमर, Shea. फैशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये Yes, वाली ma'am. हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट Okay, क्लास में ma'am. हमने ये करना है। इसके बाद आई थिंक काफी सारे न्यूमेरिकल्स ही डाल रखे हैं मैंने। न्यूमेरिकल्स के बाद डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो Yes, बाय ma'am. बच्चों, पढ़ाई करते Good रहो। night, ma'am. Good Bye, evening, ma'am. ma'am. गुड नाइट। दिन Good में तुम evening, मुझे ma'am. गुड नाइट बोल देते हो। Good Good night, evening, ma'am. ma'am. चलो बाय बच्चों, Bye. पढ़ाई करते रहो, स्टेप ऐप से जरूर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर बुक से जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ आई एम सॉरी मेरे को सेंड करने में डिले हो रहा है, मैं आज सेंड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो Yes, बाय, ma'am. टेक केयर। Bye, Bye, ma'am. ma'am.